दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल गाजा में 80,000 सैनिकों से भीषण हमला करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ हमास ने एक बहादुरी वाला बयान जारी करके यहूदी शासन की नींद हराम कर दी। आखिर उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर क्या कहा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच इजराइल में सैनिकों की भारी कमी पड़ गई। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ब्रिटेन के लीक हुए दस्तावेज ईरान के हवाले किया। जानेंगे अब क्या होगा इससे फायदा। और साथ में आपको बताएंगे फिलिस्तीन का समर्थन करने पर फ्रांस इजराइल के बीच बढ़ गया तनाव, दूतावास बंद करने की धमकी। और साथ में आपको बताएंगे कबार अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम आग बबूला, डील रद्द, आखिर क्यों कहा मूर्ख मत बनाओ। इनके अलावा और भी कई खबरें हैं। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इस वक्त इजराइल की सेना एक बड़ी संकट से जूझ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली आर्मी को करीब 12,000 सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब सेना एक नया प्लान बना रही है। इजराइल की आर्मी चाहती है कि बाहरी देश के यहूदी युवाओं को बुलाकर सीधे गाजा की जंग में भर्ती किया जाए। खास तौर पर अमेरिका और फ्रांस में बसे यहूदी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और कोशिश है कि हर साल करीब 700 नए सैनिक इन कम्युनिटीज से जुटाया जाए। इजराइल की सेना में संकट की बड़ी वजह हरेदी यहूदी है, जो धार्मिक कारणों से भर्ती से इनकार करते हैं। आबादी का 13% होने के बावजूद ये लोग सिर्फ तोड़ा के पढ़ाई को जीवन मानते हैं और सेकुलर समाज से दूरी बनाए रखते हैं। अब नेतन्याहू सरकार इन्हें हमेशा छूट देने का कानून लाने की कोशिश कर रही है, जिस पर विपक्ष और सहयोगी दल भेदभाव का आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये खुलेआम भेदभाव है। लेकिन दोस्तों, इसी संकट के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की मंजूरी दे दी है। करीब 80,000 सैनिकों को जंग में उतारने का प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान को खुद इजराइल के आर्मी चीफ ने मंजूरी दी है। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में इजरायली पैदल सेना गाजा में हमला करेगी और ऊपर से एयरफोर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। इससे तो साफ है कि गाजा में और ज़्यादा तबाही मचेगी और हालात और भी बिगड़ेंगे। लेकिन इसी बीच हमास की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जो काफ़ी हिम्मत और बहादुरी वाला है। उन्होंने साफ कहा, अल्लाह हमेशा मुश्किल जंग अपने शक्तिशाली फौज से लड़ाता है। दोस्तों, हमास के सैन्य विंग अल क़स्साम ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उनके लड़ाकों को इजरायली सेना के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है। ये मुठभेड़ गाजा सिटी के जैतून इलाके में हुई, जहां इजरायली सेना भारी तादाद में घुसी थी। अल जज़ीरा के मुताबिक वीडियो में साफ दिख रहा है कि क़स्साम के लड़ाके पहले इजरायली स्पेशल फोर्स को 2 घरों में घिरा हुआ ट्रैक करते हैं। इसके बाद एक आर्मर्ड गाड़ी पर यासिन 105 एंटी टैंक मिसाइल दागी जाती है, जो सीधा उसकी कमांडर सीट पर फटती है। इसके बाद मरकबा टैंक को भी टारगेट किया गया। वीडियो में बम लगाते हुए उसके धमाके और तबाह हुई इजरायली गाड़ियों को खींचते हुए भी दिखाया गया है। इसी दौरान क़स्साम ब्रिगेड के एक कमांडर ने इजरायल को सीधा संदेश दिया, हम तुम्हारे सामने भी हैं और तुम्हारे पीछे भी, और अल्लाह की सल्तनत में वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। उन्होंने दूसरा संदेश क़स्साम के मुजाहिदीनों को भी दिया। उन्होंने कहा, कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह की तरफ से चुनी हुई होती है और अल्लाह अपने रास्ते में सिर्फ उसी को इस्तेमाल करता है जो पाक होता है, यानी जो नेक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग कठिन है, लेकिन अल्लाह कठिन से कठिन जंग सिर्फ अपने सबसे मजबूत सिपाहियों यानी अपने सबसे शक्तिशाली सेना को देता है। इसलिए अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो। इनके अलावा सोमवार के ही दिन और भी खतरनाक ऑपरेशन लड़ाकों की तरफ से अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और तालिबान ने बड़ा ही खेल किया है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने ईरानी और अफगान वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से खुलासा किया है कि ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड उन लोगों की तलाश शुरू कर चुका है जिन पर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक है। इसके लिए वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय से लीक हुई उस लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है जो ईरान को तालिबान से मिली है। दरअसल ये वही लिस्ट है जो ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री से लीक हुई थी, जिसमें उन अफगानों के नाम थे जिन्होंने ब्रिटेन में शरण लेने के लिए अप्लाई किया था। इनमें वो लोग भी शामिल हैं
जो पहले ब्रिटिश आर्मी और स्पेशल फोर्स के साथ काम कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ईरान के 4 बड़े अफसर काबुल पहुंचे और तालिबान लीडरशिप से एक सिक्योरिटी डील पर बात की। ईरान चाहता है कि इस लिस्ट का इस्तेमाल कर इन लोगों को पकड़ा जाए और फिर इन्हें पश्चिमी देशों से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सौदेबाजी करने के लिए दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो तालिबान के डर से ईरान भाग गए थे। ईरानी बॉर्डर फोर्स ने हाल ही में इनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनके बारे में साफ हुआ कि वो सिर्फ अफगान सैनिक थे। उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन कई अब भी हिरासत में हैं ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। दोस्तों, अब तालिबान की भी अपनी चाल है। वो चाहता है कि ईरान उसे अफगानिस्तान की वैध सरकार के तौर पर मान्यता दे। इसी वजह से तालिबान ने ईरान को इस लिस्ट का एक संशोधित मतलब एडिटेड वर्जन सौंपा है। हालांकि तालिबान के अंदर ही कुछ गुट इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ईरान अफगान शरणार्थियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। तालिबान सरकार के डिप्टी स्पोक पर्सन हमतुल्लाह फितरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ब्रिटेन से लीक हुए डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके मंत्रालयों के पास पहले से पूरी जानकारी मौजूद है। इधर ब्रिटेन में भी ये मामला बड़ा हंगामा बना हुआ है। दोस्तों, 2022 में ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री से 100 से ज़्यादा जासूस और स्पेशल फोर्स के सैनिकों का डेटा लीक हो गया था। इसमें MI6 के एजेंट और SAS जैसे खुफिया यूनिट्स के लोग शामिल थे। इस लीक के बाद ब्रिटिश सरकार को एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसमें करीब 16,000 अफगानों और उनके परिवारों को बाहर निकाला गया। इस मिशन पर करीब $2.6 बिलियन खर्च हुआ। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर जॉन हेली को बाद में इस गलती पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। वहीं अफगान तालिबान ने साफ कहा है कि उन्होंने इस ब्रिटिश प्रोग्राम से जुड़े किसी भी अफगान को ना रोका है, ना ही मॉनिटर किया है। याद दिला दें कि जब 2021 में तालिबान ने सत्ता संभाली थी, तो उनके सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने उन सभी अफगानों को माफ़ी देने का ऐलान किया था जिन्होंने बीते 20 सालों तक पश्चिमी ताकतों या पिछली सरकार के लिए काम किया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के कई नेताओं ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से साफ साफ मांग की है कि इजरायल पर पाबंदियां लगाई जाए। ये मांग ऐसे वक्त आई है जब फ्रांस और इजरायल के रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। वजह इजरायल के यरूशलेम में फ्रांसीसी दूतावास बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की पहल की है। ब्रिटिश नेताओं ने स्टारमर से कहा है कि अब वक्त आ गया है, गाजा पर जारी जंग तुरंत रोकी जाए, इजरायल को हथियारों की बिक्री बंद हो और उस पर युद्ध अपराधों की जांच के लिए दबाव बनाया जाए। उधर फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर इजरायल ने दूतावास बंद किया तो रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि अब तक इजरायल ने आधिकारिक तौर पर पेरिस को कोई नोटिस नहीं दिया है। इजरायली अखबार इजरायल हयोम के मुताबिक इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने दूतावास बंद करने का फैसला किया और कहा कि फ्रांस खुलेआम चुनौती दे रहा है और इजरायल विरोधी मोर्चा लीड कर रहा है। वहीं दोस्तों, यूरोप के और देश भी इजरायल पर भारी दबाव बना रहे हैं। नॉर्वे ने अपने सरकारी फंड की 6 इजरायली कंपनियों से निवेश निकालने का फैसला किया है, जिनका ताल्लुक गाजा और वेस्ट बैंक से है। स्पेन के विदेश मंत्री ने भी पिछले महीने कहा था कि इजरायल को हथियार बेचना बंद होना चाहिए। स्लोवेनिया ने तो सीधे सीधे हथियारों का आयात निर्यात रोक दिया है। आयरलैंड ने भी मई में कानून पास किया जिससे इजरायली बस्तियों से आने वाले माल पर रोक लग सके। यानी यूरोप में धीरे धीरे माहौल इजरायल के खिलाफ सख्त हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मलेशिया के किंग ने हथियार डील में शामिल बिचौलियों को फटकार लगाते हुए अमेरिकी हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर ने सरकार को 30 साल से ज़्यादा पुराने ब्लैक हॉक के हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना को रद्द करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने हेलीकॉप्टरों की तुलना उड़ते ताबूत से की है। 16 अगस्त को मरसिंग में आयोजित स्पेशल सर्विस रेजिमेंट की 60वीं वर्षगांठ परेड में बोलते हुए किंग ने 30 साल से भी पुराने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ते ताबूत करार दिया। इसके साथ ही सुल्तान ने देश के रक्षा मंत्रालय को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर फालतू के सामान खरीदकर सेना के जवानों की जान को खतरे में डालने की कोशिश फौरन बंद होनी चाहिए।
उन्होंने देश की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि रक्षा सौदों में बिचौलियों और पूर्व सैन्य अधिकारियों की दखल अंदाजी से हालात बिगड़ते हैं और अब इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किंग ने रक्षा सौदों में बिचौलियों और पूर्व अधिकारियों की दखल पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यहां तक कि कपड़ा बेचने वाली कंपनियां भी अब ड्रोन बेचने की कोशिश कर रही है। बिचौलियों के कारण दाम बढ़ते हैं और देश को नुकसान होता है। किंग ने चेतावनी दी, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो वरना फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की खबरें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।